नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम वायुमंडल के दूसरे पार्ट की वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है इसके पहले वाले क्लास में। तो जो पहला पार्ट था उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। तो दोस्तों, आज चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को दोस्तों, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं। ये है वायुमंडल की परत, और ये हो गया वायुमंडल की सबसे निचली परत। और इस परत को क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। दोस्तों, 5 मंडल पाए जाते हैं वायुमंडल में, कुल 5 मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका मध्य मंडल, ये हो जाता है आयन मंडल, और इसके ऊपर वाला बहिर्मंडल। तो दोस्तों, ये 5 मंडल, तो सबसे निचले स्तर को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को किस नाम से जानते हैं, तो परिवर्तन मंडल। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच सीमांत स्तर को पूछ रहा है दोस्तों। तो जो वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर है उसे स्ट्रेटोपाज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज कहते हैं दोस्तों। कुछ व्याख्या है इसका, हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच संक्रमण परत के रूप में स्ट्रेटोपाज स्थित है, जो समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में कि समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन सा स्तर अलग करता है। तो समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन सा स्ट्रेटोपाज अलग करता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अगर कहे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य ट्रोपोपाज नामक संक्रमण पट्टी पाई जाती है। संक्रमण मध्य ट्रोपोपाज नामक संक्रमण पट्टी पाई जाती है दोस्तों। जैसा हम आपको एक फिगर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, देख लीजिए इस फिगर को। ये हो जाता है क्षोभ मंडल, ठीक। जो निचला स्तर है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, और क्षोभ मंडल के बाद ये हो जाता है समताप मंडल। तो ये समताप मंडल और ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल और ये क्षोभ मंडल, और इसके जो बीच में, इसके मध्य में एक संक्रमण पट्टी पाई जाती है। उस संक्रमण पट्टी को ट्रोपोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं। लेकिन यही समताप मंडल, इसी समताप मंडल और मध्य मंडल, इसी समताप मंडल और ऊपर में मध्य मंडल, ये हो गया मध्य मंडल और ये हो गया समताप मंडल। तो ये समताप मंडल और ये मध्य मंडल के मध्य एक संक्रमण पट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। तो दोस्तों, क्या बातें बताई जाती हैं, देखते हैं। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती है। पहला, सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्रीय परतों का गैसीय आवरण है। तो दोस्तों, जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल में सैकड़ों किलोमीटर के ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्रीय परतों का आवरण है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कथन तो सही है। संकेंद्रीय परतों का आवरण होता है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी 90 किलोमीटर के आसपास के एरिया में गैसों का आवरण पाया जाता है। दूसरा हमारा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। ये भी कथन सही है। यह भी कथन क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसके सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर
कहा जाता है? इसके सबसे निचली परत, ये हमने अभी अभी बताया आपसे कि ये निचली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ये निचली परत, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इसी क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि निचली परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, तो ये कथन गलत है। इसलिए हमारा कथन 1, कथन 2 सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जानने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकती। इसकी सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर को क्षोभ सीमा कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल के संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत कहलाती है। तो दोस्तों, जो 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन होता है उसे विषम मंडल, यानी कि ये हम यहाँ से ये वायुमंडल हुआ और वायुमंडल के 90 किलोमीटर, अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर का एरिया है तो 90 किलोमीटर का एरिया के ऊपर वाले हिस्से को विषम मंडल और नीचे वाले भाग को सम मंडल कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सम मंडल को होमोस्फियर और विषम मंडल को हेट्रोस्फियर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में सम मंडल को होमोस्फियर और विषम मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोस्फियर कहते हैं। दोस्तों, यदि अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये 90 किलोमीटर का ऊंचाई से, वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे होमोस्फियर कहते हैं। और 90 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक हेट्रोस्फियर या विषम मंडल पाया जाता है। तो 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत क्या कहलाती है? तो 90 किलोमीटर के ऊपर वाली परत क्या कहते हैं हम? हेट्रोस्फियर, यानी ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। जो लोग पढ़ चुके हैं वायुमंडल और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम ऐसे बताएंगे कि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो धुआं हो जाएगा प्रश्न, और अब आप कहेंगे एग्जाम हमारे चरणों में। दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? तो वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति कौन से मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है और ये वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति यहाँ पाई जाती है। अब जानते हैं आप लोग, वायुमंडल को 5 परतों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों, क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है तथा धूल के कण एवं जलवाष्प भी नमात्र के पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बादलों का अभाव होता है, समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है, धूल के कण भी नहीं पाए जाते और जलवाष्प की मात्रा भी कम पाई जाती है। इसीलिए यहाँ वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। तो प्रश्न पूछे मौसम किसे कहते हैं? तो किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को मौसम कहते हैं। अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र की जलवायु संबंधी दशाओं को भू जलवायु या बृहद स्तरीय जलवायु कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। दोस्तों, मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं।
तो मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में दोस्तों बारिश का होना, मेघ का गरजना, मेघ का बरसना, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना, यानी जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, इन चारों में से क्लोरीन जो है वो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक मीथेन एक क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। चलते हैं हम इसके कुछ डिस्कशन को देख लेते हैं। डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यदि आप इसके डिस्कशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं, हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 ईस्वी में। आपसे प्रश्न पूछे हरित गृह प्रभाव की खोज किसने किया था? तो 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर द्वारा किया गया, और 1896 में पहली बार स्वेंटी अरहेनस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई। हरितगृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य हाइड्रोजन गैसें सम्मिलित होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें हरितगृह गैसों में हरितगृह के लिए जिम्मेदार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य हाइड्रोजन गैस से ये जिम्मेदार हैं किसके लिए? हरितगृह प्रभाव के लिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजीय आकृति को कहा जाता है? तो 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजीय आकृति को क्या कहा जाता है? ऑर्गोग्राफ। ऑर्गोग्राफ क्या होता है? तो 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजीय आकृति है आर्गोग्राफ। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण है? तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? ओजोन का संकेंद्रण। क्या है? ओजोन का संकेंद्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, हमने इस डिस्कशन में पहले वाले प्रश्न में इसके पिछले बहुत अच्छे से सममंडल और विषम मंडल के बारे में बता दिया है पिछले क्वेश्चंस में। तो अगर नहीं देखे तो बैक जाकर पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बताएंगे कि विषम मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से 10,000 ऊंचाई तक है, यानी जो वायुमंडल की परत है 90 किलोमीटर से नीचे को हम कहते हैं सममंडल, और 90 किलोमीटर से ऊपर वाले एरिया को 10,000 की ऊंचाई तक के क्षेत्र को विषम मंडल कहा जाता है। इस मंडल में स्थित विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण ही इसका नाम विषम मंडल है। इसमें विभिन्न गैसों की 4 परतें पाई जाती हैं दोस्तों। जो सममंडल और विषम मंडल है, तो विषम मंडल के जो ऊपरी हिस्से में है, तो विषम मंडल के ऊपरी हिस्से में वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती हैं रासायनिक एवं भौतिक गुणों की विषमता के कारण। तो रासायनिक एवं भौतिक विषमता के गुणों के कारण जो 4 परत है, वो 4 परत कौन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, आणविक नाइट्रोजन परत। आणविक नाइट्रोजन परत 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और आणविक हाइड्रोजन परत 3500 से
3500 किलोमीटर के ऊपर वाले एरिया को आणविक हाइड्रोजन परत कहते हैं। तो विषम मंडल को रासायनिक एवं भौतिक विषमता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो विषम मंडल को रासायनिक एवं भौतिक विषमता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और आणविक हाइड्रोजन। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? तो मौसम परिवर्तन की जो ये परिघटना है वायुमंडल के किस परत तक सीमित है? क्षोभ मंडल तक। यानी जितने भी मौसम की घटनाएं घटित होती हैं कहाँ? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो हम अगर बात करें, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का 75%, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का भार का 75% भाग पाया जाता है। जलवाष्प एवं धूल के कण क्षोभ मंडल में ही संकेंद्रित होते हैं। क्या जलवाष्प एवं धूल के कण कहाँ संकेंद्रित होते हैं? तो जलवाष्प एवं धूल के कण क्षोभ मंडल में ही संकेंद्रित होते हैं। फिर कहेंगे कि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल में बाह्य सीमा तक ही सीमित होती है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल को अधोमंडल, ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में अगर क्षोभ मंडल को कहे तो एक ही नाम क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। जबकि हिंदी में जाएंगे तो कई विविधताएं दिखने को मिलती हैं इनके नामों में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना है, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना ओजोन के क्षरण से संबंधित नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है और ये ओजोन के परत के संरक्षण से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ओजोन के क्षरण से संबंधित है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी गैस है। तो क्लोरीन, सल्फेट और ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना। तो क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। अब हम दोस्तों बात करेंगे ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन को नष्ट करते हैं? तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ से एक एक करके जितने भी होंगे जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, मिथाइल ब्रोमाइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, हैलोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस हैं दोस्तों। ऑप्शन में पूछ दिया जाता है कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन क्षरण के जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी जिम्मेदार गैसें हैं, हमने सारे गैसों को एक जगह इकट्ठा करके आपसे बता दिया है दोस्तों। आप ध्यान से याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर से बहुत पीछे चला जाता है कोई भी स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? दोस्तों आइए हम बात करते हैं। तो ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो भाई दोस्तों आपको पता ही होगा, शुरू से लेकर अभी तक जब हम बता रहे हैं तो आप भी आंसर दे सकते हैं ना। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? तो किस स्तर में? समताप मंडल में ओजोन गैस का सांद्रण
पाया जाता है दोस्तों हम इसके डिस्कशन में क्या अगर बात करें तो क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैसें मौजूद होती हैं। तो दोस्तों ओजोन गैस किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मौसम की दशा, शुद्ध शस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न नया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कहें मौसम की दशा, शुद्ध शस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। कहाँ पर प्रदर्शित किया जा सकता है दोस्तों? तो इर्गोग्राफ पर। कहाँ? इर्गोग्राफ में इन सभी को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अगर हम कहें क्लाइमोग्राफ क्या होता है दोस्तों, तो क्लाइमोग्राफ इसमें जलवायु के दो तत्वों को एक्स और वाई अक्ष के सहारे दिखाया जाता है। यदि आपसे प्रश्न कहे जलवायु के दो तत्वों को एक्स और वाई अक्ष के सहारे कहाँ पर दिखाया जाता है, तो क्लाइमोग्राफ पर दिखाया जाता है। अगर हम बात करें हीटर ग्राफ क्या होता है दोस्तों, हीटर ग्राफ का क्या होता है, तो जी टेलर महोदय इसके निर्माता थे। हीटर ग्राफ के निर्माता कौन थे दोस्तों? तो हीटर ग्राफ के निर्माता जी टेलर महोदय। जी टेलर महोदय हीटर ग्राफ के निर्माता थे। इसने पूरे 12 माह के तापमान और वर्षा के संबंध को प्रकट करते हैं। तो 12 माह के तापमान और वर्षा के संबंध को दोस्तों, 12 माह के तापमान और वर्षा के संबंध को कहाँ प्रकट करते हैं? तो हीथर ग्राफ पर प्रकट करते हैं। अगर हम बात करें इर्गोग्राफ क्या है, इर्गोग्राफ क्या है? मौसम की दशा, शुद्ध शस्य क्षेत्र, बढ़ाने का मौसम इत्यादि इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये नया प्रश्न था, बहुत ही बिल्कुल नया था, जो आपके एग्जाम में पिछली बार के एग्जामों में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम कौन है दोस्तों? तो परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल। यानी परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद आता है, और फिर समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल या आयन मंडल आता है। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? यानी तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए किसका? आयन मंडल का उपयोग होता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल कोई स्वतंत्र मंडल न होकर ताप मंडल की ही संरचनात्मक उपमेखला है। यानी आयन मंडल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य या प्रकाश में अधिकतम पराबैंगनी किरणें फिल्टर करती है? तो दोस्तों सबसे अधिक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली किरण कौन सी है? ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक हरितगृह गैस वैश्विक ऊष्मा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन ये वैश्विक ऊष्मन से संबंधित है, जबकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन संबंधित नहीं है वैश्विक ऊष्मन से। वैश्विक ऊष्मन से कौन संबंधित नहीं है? हाइड्रोजन वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का। वो अगला प्रश्न है निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? दोस्तों
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो क्षोभ मंडल में 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर, तो 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, जबकि धरातल से अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों वायुमंडलीय स्तरों में से क्षोभ मंडल में 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस परत को ट्रोपोस्फियर के नामकरण से भी जानते हैं। और दोस्तों अगर कहे इस परत को ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल या फिर परिवर्तन मंडल का नामकरण किसने किया था? तो जो ये क्षोभ मंडल है इसका नामकरण ट्रोपोस्फियर टिजरेंस डी बोर्ट ने किया था। ये दोस्तों याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल का नाम, ट्रोपोस्फियर का नाम किसने दिया? तो टिजरेंस डी बोर्ट ने किया। मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। और वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत? 75% भाग कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कूट से संबंधित है, कथन पर संबंधित है। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। अब तो आप अभी विचार कर सकते हैं दोस्त, इतना आपने डिस्कशन सुना, इतना प्रश्न कर लिया, अब तो आप खुद डिस्कशन और विचार कर सकते हैं। तो चलिए विचार करते हैं। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित रहता है। नहीं दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक 35 किलोमीटर यानी 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। तो हमारा दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो गया। चलते हैं तीसरे कथन की ओर। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम अगले बढ़, यानी अभी तक 1 और 3 दोनों सही है। अब चलते हैं हम अगले। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं है। नहीं दोस्तों, यदि ओजोन की परत न रहे तो कोई मानव जीवन या कोई किसी भी जीव का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। इसलिए ओजोन का महत्व बहुत अधिक है हमारे जीवन में। और ओजोन परत की सांद्रता अगर न रहे तो मनुष्य को कैंसर, अल्सर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। चलते हैं तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 और 3 सही है, बाकी सभी कथन गलत हैं। तो चलिए दोस्तों अगर व्याख्या क्या करेंगे, इतना व्याख्या कर दिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है UVI यानी अल्ट्रा वायलेट रे, ये जो पराबैंगनी सूचकांक है कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो पराबैंगनी सूचकांक है कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 1990 के दशक में ये पराबैंगनी सूचकांक अस्तित्व में आया था। ये दोस्तों प्रश्न नया है, बिल्कुल नया सबके लिए, ध्यान से देख लेंगे। पराबैंगनी सूचकांक का अस्तित्व कब आया था? तो 1990 के दशक में पराबैंगनी किरणों का अस्तित्व आया था। तो चलिए हम इसके डिस्कशन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न और क्या क्या नए तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहें UVI पराबैंगनी सूचकांक 1990 के दशक में अस्तित्व में आया था, ठीक, ये बात तो सही है। और क्या ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक पाई जाती है। क्या ओजोन की सांद्रता कितने किलोमीटर में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक 15 से 35 किलोमीटर के मध्य
पाई जाती है दोस्तों अगर हम बात करें वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है। तो दोस्तों वर्ष 1750 के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, ये पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको संकलन के रूप में ले लिया है। तो वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसका आंसर होगा 30% से अधिक। इसका आंसर क्या होगा, 30% से अधिक। अब इसकी व्याख्या की ओर देखते हैं दोस्तों। क्या है, वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि 30% से हुई थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है तथा इसका अधिकांश भाग धरातल के निकट पाया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है। तो दोस्तों वो जो क्षोभ सीमा होती है, तो क्षोभ सीमा में वायुमंडलीय परतों में तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडलीय परतों में क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह बहुत पतली तथा अस्थायी परत है। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, क्षोभ मंडल में तापमान स्थिर रहता है। अगर हम कहें क्षोभ मंडल की बात करें तो दोस्तों ये जो क्षोभ मंडल में जो हवाएं होती हैं वो संवहनीय धाराएं भी चलना बंद कर देती हैं। यह निचले क्षोभ मंडल तथा ऊपरी समताप मंडल को अलग करती है तथा इसमें दोनों ही परतों के गुण विद्यमान है। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो वायुमंडल का प्राकृतिक घटक कौन सी गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है दोस्तों। तो क्रिप्टॉन, आर्गन, जल के कण, ये सभी वायुमंडल के प्राकृतिक घटक हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसमें वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है। इसमें नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनान, ओजोन, आर्गन, जल कण इत्यादि गैसों का होता है। अतः स्पष्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब वायुमंडल का तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे तो तीसरे पार्ट में हम और ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।